जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो होंगे दोस्तों हमारे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि शारीरिक शिक्षा का इतिहास और खेल का जो इतिहास होता है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या भविष्य के जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम हैं उन सब के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन विच ईयर द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज प्लेड फॉर फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स, यानी कि किस वर्ष भारत का राष्ट्रगान पहली बार ओलंपिक में बजाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान पहली बार ओलंपिक में किस समय बजाया गया था? 1928, 1948, 1952 या फिर 1932? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1948। ओके 1948 में आपका भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले ओलंपिक में बजाया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और उससे पहले हम देख लेते हैं जो आपका गोल्ड मेडल मिला था वो किस में मिला था दोस्तों? वो हमको मिला था किसमें? हॉकी में। जो इंडियन हॉकी टीम थी ना, उसने 1948 के लंदन ओलंपिक में क्या किया था? गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पहली बार भारत का राष्ट्रगान जो था वह बजाया गया था 1948 में ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी IOC के जो पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे वो कौन थे दोस्तों? पहले चेयरमैन कौन थे IOC के? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष विक्टर ब्लैक, डेमेट्रियस वेकेलस, थॉमस बैक, पियरी बैरन डी कुबर्टिन? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेमेट्रियस वेकेलस जो थे ये आपके IOC के पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे डेमेट्रियस वेकेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पर दोस्तों, आप देख पाओगे। डेमेट्रियस वेकेलस हमारे पहले बने, ठीक है, 1894 से 1896 में। फिर बैरन पियरी डी कुबर्टिन भी थे 1896 से 1925। फिर हेनरी कॉन्टे और डी बैलियट लेटर थे। ठीक है, और अभी करंट की बात करें तो 2013 से अभी तक में जो थे ना वो हमारे कौन है? थॉमस बैक है। अभी भी करंट प्रेसिडेंट जो है हमारे वो कौन है? थॉमस बैक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इस PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से सारी लिस्ट आप आराम से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इन एंशियंट ग्रीस द स्काई गॉड वॉस, यानी कि प्राचीन ग्रीस में आकाश के देवता कौन कहलाते थे? पोसेडियन कहलाते थे, अपोलो, जीएस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गॉड जीएस। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। गॉड जीएस जो थे वो आकाश के देवता यानी कि स्काई गॉड कहलाते थे प्राचीन ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। इन एंशियंट ग्रीस द गॉड ऑफ सी वॉस, प्राचीन ग्रीस में समुद्र का देवता कौन था दोस्तों? पोसेडियन, अपोलो, जीएस या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पोसेडियन। ठीक है, पोसेडियन ही थे जो समुद्र के देवता कहलाते थे, पोसेडियन गॉड ऑफ सी एंशियंट ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एंशियंट ग्रीस एक्सलीपियस वॉस, यानी प्राचीन ग्रीस में एक्सलीपियस थे, क्या थे दोस्तों? गॉड ऑफ सी थे, गॉड ऑफ हीलिंग थे, गॉड ऑफ फायर थे या फिर गॉड ऑफ वाटर थे? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, उपचार के देवता या गॉड ऑफ मेडिसिन भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ मेडिसिन या उपचार के देवता। ठीक है, एक्सलीपियस बोला जाता था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? के मल्लेश्वरी, बाईचुंग भूटिया, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर? 1991 में किसको मिला था? वो थे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विश्वनाथन आनंद। ओके, विश्वनाथन आनंद शतरंज के बहुत ही महान खिलाड़ी, ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
उससे पहले विश्वनाथन आनंद के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि राजीव गांधी अवार्ड इन 91-92 में, सॉरी मैंने 1991 बोला, 91-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे ये, ठीक है। और अभी इस पुरस्कार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है ना। फिर बात करें तो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को प्राप्त करने वाले भी ये पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है, खिलाड़ी की बात करें। फिर आनंद इज अ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट, जो ओलंपिक रिंग्स होते हैं, ओलंपिक के छल्ले होते हैं, वह क्या दर्शाते हैं दोस्तों? 5 कंटिनेंट्स, 5 रिवर्स, 5 कंट्रीज और 5 माउंटेन्स, 5 महाद्वीप, 5 नदियां, 5 देश या फिर 5 पहाड़। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5 कंटिनेंट्स यानी कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 5 रिंग्स हैं या फ्लैग के जो फाउंडर है, हमारा जो ओलंपिक का फ्लैग है उसके जो फाउंडर है बैरन पियरे डी कुबर्टिन है, ठीक है। और इसको जो 1913 में इन्होंने क्रिएट किया था, और इसकी रिलीज़ की बात करें यानी जब इसका प्रदर्शन किया गया 1914 में, और फर्स्ट होस्टेड था 1920 एंटवर्प बेल्जियम, 1920 एंटवर्प बेल्जियम कि ओलंपिक में पहली बार ये झंडा फहराया गया था। 5 कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वो आपकी यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों, और 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 1 मिनट, 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच गेम वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ द गॉड अपोलो, वह कौन से खेल थे जो अपोलो भगवान के सम्मान में उनके सामने आयोजित किए जाते थे दोस्तों? नीमियन खेल, इस्थमियन खेल, पाइथियन खेल या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पाइथियन गेम्स, ठीक है। पाइथियन गेम्स जो थे वो आपके अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते थे, ठीक है, पीथियन गेम्स या पाइथियन गेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे कि नीमियन गेम्स जो थे वो आपके हर 2 साल में मनाए जाते थे जीस देवता के सम्मान में, है ना, ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। फिर वहीं इस्थमियन गेम्स की बात करें तो हर 2 साल में वो आपके पोसेडियन यानी कि गॉड ऑफ सी देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। वहीं पाइथियन गेम्स की बात करें तो ये प्रत्येक 4 साल में अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते हैं, जो कि गॉड ऑफ सिटी कहलाते थे। अपोलो देवता क्या कहलाते थे? गॉड ऑफ द गॉडेस ऑफ द सिटी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एंशियंट ओलंपिक गेम वर बैंड बाय विच एम्परर, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शंस आपके अरिस्टोटल, पोसेडियन, थियोडोसियस या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थियोडोसियस, ठीक है। थियोडोसियस ने ही प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है द आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट्स, शिक्षा का आदर्शवादी दर्शन समर्थन करता है, किस चीज़ का समर्थन करता है? मोरल आइडियाज़ का, फिजिकल, द अल्टीमेट एम, सोशल आइडियाज़ या ऑल ऑफ दी अबव? नैतिक विचार, भौतिक अंतिम उद्देश्य, सामाजिक विचार या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही जवाब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये तीनों ही पर विचार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपके विच रोमन किंग वॉन प्राइजेस द एंशियंट ओलंपिक बाय ब्रिबिंग द ऑफिशियल्स, यानी कि रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक में पुरस्कार जीते। कौन सा वो रोमन राजा था जिसने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक में पुरस्कार जीते थे दोस्तों? किंग जॉर्ज थे, थियोडोसियस प्रथम थे, फिर किंग नेरो थे या फिर एरिस्टोटल थे? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किंग नेरो। किंग नेरो थे, वही राजा थे, रोमन के राजा थे जिन्होंने अधिकारी को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक खेलों में पुरस्कार जीते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ओलंपिक वर गोल्ड मेडल्स फर्स्ट गिवन
टू द विनर्स, यानी कि कौन से ओलंपिक में सबसे पहले विजेताओं को गोल्ड मेडल दिए गए, स्वर्ण पदक सबसे पहले किस ओलंपिक में दिए गए विनर्स को दोस्तों, 1928, 1908, 1904 या फिर 1896। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1904 में, 1904 में दिए गए दोस्तों। कब दिए गए, 1904 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, When and where was the Olympic flag used for the first time? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब और कहाँ इस्तेमाल किया गया था। 1896 एथेंस, 1996 अटलांटा, 1920 एंटवर्प या फिर नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल 1920 एंटवर्प, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार आपका ओलंपिक ध्वज को इस्तेमाल किया गया, फहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1927, 1927 में IOA की स्थापना हुई थी, गठन किया गया था उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है IOC का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ की पॉइंट्स है। फॉर्मेशन आप इसका 23 जून 1894 में। फाउंडर की बात करें तो पियरे डी कुबर्टिन थे, इसके हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके करंट में थॉमस बैक हैं। मोटो की बात करें तो इसका CTS अल्टियस फोर्टियस है, और अभी इसमें एक चौथा आपका जुड़ चुका है जिसको बोलते हैं कम्यूनस। क्या बोलते हैं, कम्यूनस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कम्यूनस। अब 4 मोटो हो चुके हैं आपके IOC के, CTS अल्टियस फोर्टियस तो होगा ही, साथ में कम्यूनस भी ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इनमें से निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है दोस्तों, है ना। टू डेवलप द ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ the body, to develop neuromuscular coordination or skills, development of psychomotor skills or all of the above। शरीर की जैविक प्रणाली विकसित करना, न्यूरोमस्कुलर समन्वय का कौशल विकसित करने के लिए साइकोमोटर कौशल का विकास या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारे के सारे ABC ऑप्शन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के दर्शन क्या क्या हैं दोस्तों। रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, आइडियलिज्म है या ऑल ऑफ दी अबव। यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, रियलिज्म भी होगा, प्रैग्मेटिज्म भी होगा और आइडियलिज्म भी होगा। फिजिकल एजुकेशन की जो फिलॉसफी है तीनों के तहत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, वह कौन सी एशियाई देश थे जिन्होंने पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी दोस्तों। मलेशिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने ही होस्ट किया था, मेजबानी की थी। ठीक है, जो एशियाई कंट्रीज में आते हैं। बात करें इसकी तो 1998 में, कब की थी अगुवाई इसकी, 1998 में, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 1930 कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। फर्स्ट एशियन कंट्री होस्टेड दीज गेम्स 1998 मलेशिया कुआलालंपुर, और फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो होस्ट किया था 2010 में दिल्ली में किया था कॉमनवेल्थ गेम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वाज इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 2016,
यानी 2016 में आयोजित ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेल शामिल किए गए थे दोस्तों? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रोलर स्पोर्ट्स, रग्बी यूनियन, स्क्वैश एंड टेनिस, कबड्डी एंड खो खो। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रग्बी और रोलर स्पोर्ट्स। आई थिंक इसमें गोल्फ भी ऐड किया गया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, बट इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई का फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1983, 1984, 1985 और 1986। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1984। ठीक है, 1984 में आपका साई की स्थापना या गठन किया गया था भारतीय खेल प्राधिकरण का, है ना। अब फॉर्मेशन इसका जो डेट की बात करें तो डेट आपका 25 जनवरी 1984। हेडक्वार्टर इसका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन इसके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, जो भी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, करंट में जो भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, व्हाट वाज द पनिशमेंट गिवन टू द चीटर्स इन द एंशियंट ओलंपिक? यानी कि प्राचीन ओलंपिक में चीटर्स को क्या सजा दी जाती थी? उन्हें फांसी दे दी जाती थी, उन्हें डुबाया जाता था, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था या फिर उन्हें हिरासत में रखा जाता था? देखो, जहाँ तक मैंने कुछ थोड़ा पुराना पढ़ा तो उसके हिसाब से पनिशमेंट में फाइन लगाया जाता था उनके ऊपर, बट यहाँ ऑप्शंस को अगर हम गौर करेंगे तो इस ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उन्हें हिरासत में रखा जाता था, दे यूज्ड टू बी डिटेन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ समर ओलंपिक गेम्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि क्या है दोस्तों? 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन या फिर 10 डेज? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 16 डेज, 16 दिनों का आपका होता था। ठीक है, होता है 16 दिनों के जो भी समर ओलंपिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ईयर वॉज द एंशियंट ओलंपिक गेम्स बैंड? किस वर्ष प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस वर्ष लगाया गया था? 396 AD, 393 AD, 296 AD या फिर 334 AD या ईस्वी? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 393 AD में। ठीक है, 393 AD में किया गया था और किसने किया था? थियोडोसियस ने बैन किया था। ठीक है, किसने किया था? थियोडोसियस राजा जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है दोस्तों, एगॉग इन एंशियंट ग्रीस मीन्ट, यानी प्राचीन ग्रीस में एगॉग का मतलब क्या होता था दोस्तों? लीडिंग गाइडेंस और ट्रेनिंग, इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लीडिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग, क्योंकि एगॉग का मतलब यही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लीडिंग, गाइड, इसका ट्रेनिंग से ही मेन मतलब था कि जितने भी वहाँ के योद्धा होते थे ना उनको ट्रेनिंग ही दी जाती थी। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, आपको अगर लगता है कि सारे होने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, व्हाट वाज पैलेस्ट्रा फेमस फॉर इन द एंशियंट ग्रीस? प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? इट वॉज रेसलिंग स्कूल, इट वॉज म्यूजिक स्कूल, इट वॉज स्टेडियम, इट वॉज स्विमिंग पूल? या एक प्राचीन कुश्ती का स्कूल था, या एक संगीत विद्यालय था, या एक स्टेडियम था, या फिर स्विमिंग पूल था? पैलेस्ट्रा का क्या मतलब होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट वॉज अ रेसलिंग स्कूल। ठीक है, पैलेस्ट्रा जो थे वो क्या थे? एक प्रकार के कुश्ती के स्कूल थे, रेसलिंग के स्कूल्स थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिडास्केलियम इन द एंशियंट ग्रीस वॉज फेमस फॉर? प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? एरोबिक्स के लिए, डांस के लिए, म्यूजिक या फिर ट्रेनिंग के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए?
क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वे क्या थे? एक प्रकार के म्यूजिक स्कूल्स थे दोस्तों, ठीक है, म्यूजिक स्कूल्स थे। ओके, संगीत विद्यालय के रूप में फेमस थे, डिडस्केलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 27वां क्वेश्चन दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कस्टम ऑफ कैरिंग द फ्लेमिंग टॉर्च फ्रॉम एथेंस टू द साइट ऑफ ओलंपिक गेम्स? यानी कि निम्नलिखित में से किसने एथेंस से ज्वलन मशाल को ओलंपिक खेलों की साइट पर ले जाने की प्रथा शुरू की थी? अडोल्फ हिटलर, किंग जॉर्ज वन, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एडोल्फ हिटलर ने दोस्तों क्या किया था 1936 में, ठीक है, 1936 में जो ओलंपिक हुए थे 1936 बर्लिन ओलंपिक है ना, उसमें जो मशाल थी उसको क्या कहते हैं ओलंपिक खेलों की साइट पर ले जाने की प्रथा शुरू करवाई थी एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले हम यहाँ पर देखेंगे टॉर्च के बारे में, इंपॉर्टेंट जो ओलंपिक टॉर्च होती है। रिले स्टार्ट्स फ्रॉम एथेंस ओलंपिया टू ओलंपिक वेन्यू, ठीक है, जो रिले स्टार्ट्स होती है कहाँ से? जो भी टॉर्च थी इसकी एथेंस से ओलंपिक वेन्यू तक। फर्स्ट टाइम फ्लेम्ड, जो पहली बार वो टॉर्च जलाई गई 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई। फ्लेम्ड किसके द्वारा जलाई गई? हमारी सनरेज की, सूरज की किरणों के द्वारा। टॉर्च रिले स्टार्टेड 1936 बर्लिन ओलंपिक, जो हमारा भी क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड है। जो टॉर्च की रिले स्टार्ट हुई थी 1936 बर्लिन ओलंपिक में, और पहली बार जो जलाई गई थी वो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन में हम अक्सर 1928 में लगाकर चले आते हैं, ठीक है। तो अगर रिले टॉर्च पूछेगा तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में, पहली बार अगर टॉर्च मशाल कब जलाई गई वो 1928 में, ठीक है, सनरेज के द्वारा। फर्स्ट टॉर्च रनर कौन थे? वो थे आपके कॉन्स्टेंटिन कॉन्डिलिस, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन कॉन्डिलिस ग्रीस के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द YMCA चेन्नई यानी कि मद्रास कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर्म्ड? YMCA चेन्नई शारीरिक शिक्षा कॉलेज का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1914, 1896, 1920 या फिर 1924? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1920 में, ठीक है, 1920 में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे दोस्तों? GD सोंदी, SC बक, पीरियड कुबर्टिन या फिर CA पूचर? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 29वें का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, HC बक। हैरी क्रोबक जो थे वही इसके पहले प्रिंसिपल थे YMCA के, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर वेयर द विंटर ओलंपिक हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1923 में, 1924 में, 1925 या फिर 1926 में? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 30वें का सही उत्तर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1924 में, ठीक है। पहले जो शीतकालीन ओलंपिक हुए वो कब हुए? 1924 में हुए दोस्तों। ओके, शीतकालीन ओलंपिक की बात करें अगर हम तो 1924 से 1992 की बात करें तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे, 1924 से 1992 तक, ठीक है। फिर 1924 विंटर ओलंपिक गेम, जो 24 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड आफ्टर 2 years एंड फॉर दैट टाइम विंटर एंड समर ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइजिंग आफ्टर 4 years, ठीक है। यानी कि जो 24 बोल दिया था मैंने, 1994 शीतकालीन ओलंपिक खेल 2 साल बाद आयोजित किए गए और उस समय से पहले 4 साल के अंतराल के बाद शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हु वॉज द पायनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स? मेडिकल जिम्नास्टिक का प्रणेता कौन था दोस्तों? रूसो, गेस्टॉल्ट, अरिस्टोटल या हिपोक्रेट्स?
जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। पायनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक कौन थे इन चारों में से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हिपोक्रेट्स। ओके, हिपोक्रेट्स जो थे उन्होंने ही मेडिकल जिम्नास्टिक का प्रणेता कहा जाता था या पायनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक कहा जाता था उनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, द मेन प्रोफेशन ऑफ ग्रीक्स वॉज, यूनानियों का मुख्य पेशा था इन चारों में से क्या था दोस्तों। एग्रीकल्चर था, पॉटरी था, प्लेइंग था या फिर म्यूजिक। कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाने के, खेल या फिर संगीत। जो यूनानी थे उनका मुख्य पेशा क्या था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एग्रीकल्चर। ओके, कृषि जो था वो यूनानियों का मुख्य पेशा था दोस्तों। ओके, प्रोफेशन था उनका, मेन प्रोफेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, अ वीक चाइल्ड बॉर्न टू बी लेफ्ट ऑन द माउंट टाइग्रिस फॉर डाइंग इन, यानी कि जन्म लेने वाले कमज़ोर बच्चे को मरने के लिए टाइग्रिस पर्वत पर छोड़ दिया जाता था। कहाँ पर, एथेंस में, रोम में, स्पार्टा में या फिर इनमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्पार्टा। ओके, स्पार्टा में क्या करते थे, जो भी कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे वहाँ पर उनको टाइग्रिस पर्वत पर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, द वर्ड एथलीट ग्रीक मीन्स, ग्रीक भाषा में एथलीट शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों। अ सिटी स्टेट, मनी मेकर, प्राइज सीकर या फिर रेस। एक शहर का, राज्य, धन निर्माता, पुरस्कार साधक या फिर दौड़। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मनी मेकर। ठीक है, धन निर्माता। ग्रीक में एथलीट शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है मनी मेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो अर्न एफिशिएंसी इन द गेम ऑफ, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता अर्जित की थी दोस्तों। गोल्फ में, रेसलिंग में, जूडो में या फिर स्विमिंग में। जो प्लेटो थे उन्होंने किस खेल के, उनका जो मेन इवेंट गेम था या किस खेल में उन्होंने दक्षता अर्जित की थी, वो गेम कौन सा है इन चारों में से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेसलिंग। ठीक है, कुश्ती में प्लेटो ने दक्षता अर्जित की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, इन विच ईयर बैरन पियरे डी कुबर्टिन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स डाइड, यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बैरन पियरे डी कुबर्टिन थे उनकी मृत्यु जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। 1937, 1938, 1939 या फिर 1940। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1937 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जो कि आपके मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता थे। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर बैरन पियरे डी कुबर्टिन डाइड ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स डाइड। अच्छा, उसी के बारे में दिया वही क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो कब जन्म लिया था इन्होंने, कुबर्टिन ने 1 जनवरी 1863 में। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2 सितंबर 1937 में हुई थी। और कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। जो हमारे कुबर्टिन थे, बैरन पियरे डी कुबर्टिन थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, द टर्म CTS इन द ओलंपिक मोटो डिनोट्स, ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य हैं उसमें CTS शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। बिल्कुल CTS का मतलब होता है अधिक तेज, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फास्टर। ठीक है, सबसे तेज या अधिक तेज बोला जा सकता है इसको। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स में आप देखेंगे CTS, RTS, 40S, इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया है। CTS का मतलब फास्टर होता है, RTS का मतलब हायर, 40S का मतलब स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और हिंदी में बोले तो तेज़, उच्चतर और मजबूत। उच्चतर मीन्स ऊंचा। ठीक है, अभी चौथा आपका कम्युनस जुड़ गया है। ठीक है, कम्युनस का मतलब क्या होता है मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो चौथा मोटो जुड़ा है ओलंपिक में कम्युनस,
उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम इज, वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करती है वह कौन सी संस्था है दोस्तों, जो भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करे, AAFL, IOC, IOA या फिर OCA। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ही है जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है दोस्तों। ओके, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो था वो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर दरोपजी टाटा थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो AG नौहरेन थे। रिकॉग्नाइज्ड ही किया जाता है दोस्तों, ये जो संस्था है, ये एसोसिएशन जो रिकॉग्नाइज चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो PT उषा हैं इस समय। ठीक है, और इलेक्शंस जो इसके होते हैं इस संस्था के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये होते हैं प्रत्येक 4 साल में। ठीक है, यहाँ से जो PT उषा वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, विच ईयर डिड इंडियाज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक स्विमिंग, ओलंपिक तैराकी में भारत ने पहली बार किस वर्ष में भाग लिया। इंडिया ने पहली बार, जब ओलंपिक में जो स्विमिंग कंपटीशन होता है उसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया दोस्तों, 1988, 1932, 1960 और 1957। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। 1988 में भारत ने ओलंपिक में स्विमिंग कंपटीशन में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, और वो कहाँ का ओलंपिक था दोस्तों, 1988 सियोल साउथ कोरिया में उस टाइम पे वह ओलंपिक हो रहा था। ठीक है, सियोल साउथ कोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स, जो पहले स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे उसे किस देश ने उस ओलंपिक की मेज़बानी की थी दोस्तों, उसको होस्ट किया था, USA ने, इंग्लैंड ने, इंडिया ने या फिर जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कौन सा वह देश था जिसने पहले विशेष ओलंपिक की मेज़बानी की थी, जो पहले स्पेशल ओलंपिक हुए थे उसकी मेज़बानी किसने की थी, बिल्कुल ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, या अमेरिका ने इसकी मेज़बानी की थी जो पहले स्पेशल ओलंपिक हुए थे। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो ये इसका लोगो है दोस्तों। ठीक है, इसका जो फर्स्ट इवेंट हुआ था 1968 शिकागो USA में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन USA में है। और पार्टिसिपेट कौन करता है, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबल्स। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल, जो फिजिकली रूप से जो डिसेबल्ड प्लेयर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, विंटर स्पेशल ओलंपिक्स जो थे 1977 USA ने ही होस्ट किया था इसको। ठीक है, USA से स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट क्लासिफाइड डिफरेंट एक्सरसाइजेस, यानी निम्नलिखित में से किसने पहले विभिन्न व्यायामों को वर्गीकृत किया दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस थे उनको किसने सबसे पहले क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया, अलग अलग भाग में बांटा दोस्तों, प्लेटो ने, गैलन ने, एरिस्टोटल ने या फिर रूसो ने। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सरसाइजेस को, विभिन्न व्यायामों को अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया, उनको क्लासिफाइड किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है, पैलेस्ट्रा एंड डिडास्केलियम वर फाउंड फेमस इन, पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम प्रसिद्ध थे किन चीज़ों के लिए, मतलब कहाँ पर प्रसिद्ध थे, किस देश में। ठीक है, एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में, या दोनों जगहों पर, एथेंस और स्पार्टा में। जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एथेंस। ठीक है, पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम जो थे वो कहाँ पर फेमस थे, वो आपके
एथेंस में फेमस थे, ठीक है। और पैलेस्ट्रोडिडस्केलियम जो थे म्यूज़िक और रेसलिंग स्कूल हुआ करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांतों को सबसे पहले किसने वर्णित किया, उसका व्याख्यान किया, उसके बारे में बताया डिस्क्राइब करके? गैलन थे, प्लेटो थे, रूसो थे या फिर एरिस्टोटल थे? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया दोस्तों? 43 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, हाउ मैनी एंट्रीज पर इवेंट आर अलाउड इन ओलंपिक्स? यानी कि ओलंपिक में प्रति इवेंट कितने प्रविष्टियां अनुमति हैं? मतलब हो गया दोस्तों कि जो जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ आपकी पार्टिसिपेट करती है ना ओलंपिक्स में, एक देश को एक इवेंट में कितने इवेंट में एक खिलाड़ी को, मतलब कितनी टीमें वो भेज सकते हैं एक इवेंट के अंदर, ठीक है, कितने लोगों की एंट्री करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है देश के अकॉर्डिंग। कि जैसे मान लो सपोज दैट आपका एथलेटिक्स हो रहा है, एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस हो रही, तो 100 मीटर के अंदर अब वो कितने प्लेयर्स एंट्री करवा सकते हैं भारत के लोग, तो उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से क्वेश्चन को आप समझिएगा, ठीक है। तो कितने प्लेयर्स उसमें डाले जा सकते हैं एक देश की तरफ से? तो ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 4, 5, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 प्रविष्टियाँ अनुमति हैं, यानी 3 इवेंट में अलाउड हो सकते हैं, सॉरी 3 इवेंट में नहीं, 3 प्लेयर्स एक इवेंट में अलाउड किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने दोस्तों, इन विच ईयर वर द इंटरिम ओलंपिक्स हेल्ड? किस वर्ष में अंतरिम ओलंपिक आयोजित किए गए थे? 1896, 1906, 1908 एंड 1916। देखो अंतरिम ओलंपिक्स का मतलब हो गया, देखो दोस्तों हर 4 साल में एक ओलंपिक होता है ना, सब फिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक 1936 में हुआ, फिर 40 में हुआ, ऐसे करके 4-4 साल के गैप में आपके ओलंपिक गेम्स हो रहा है। लेकिन किसी वजह से क्या हुआ कि 2036 में जो ओलंपिक हुआ और उसके 4 साल के बीच में क्या हुआ कि एक और ओलंपिक आयोजित करा दिया गया, है ना। मतलब जो 4 साल का गैप पीरियड है ना, उससे पहले ही ओलंपिक को आयोजित करा लिया गया, वो होता है। तो इसमें से वो कौन सा अंतरिम ओलंपिक था, किस वर्ष में वो ओलंपिक अंतरिम ओलंपिक आयोजित किए गए थे दोस्तों, है ना। कि कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही किसी चीज़ को आयोजित करा ले। जैसे मान लीजिए सपोज दैट बजट पास होता है अपने इंडिया के अंदर, है ना। अब चुनाव होने वाले हैं 2024 के अंदर, तो 2024 में मार्च से पहले ही सरकार अगर अपना एक बजट पेश कर दे, अंतरिम बजट बोलते हैं जिसको, यानी उसका कार्यकाल ख़त्म होने से पहले भी वो एक अपना बजट पेश कर सकती है, जिसको अंतरिम बजट बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर आप समझिए, तो इसमें बताएंगे आप कि कौन से ईयर में अंतरिम ओलंपिक आयोजित किए गए थे दोस्तों। 45 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1906, 1906 में, ठीक है, जो कि आपके हुए थे कहाँ पे? एथेंस ग्रीस के अंदर, ठीक है, इंटरिम ओलंपिक जो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 है, मड बाथ वॉज पॉपुलर इन, यानी कि मिट्टी स्नान कहाँ पर लोकप्रिय था दोस्तों? एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज एथेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स? पहले आधुनिक ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? 11, 12, 13 या फिर 14? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले आधुनिक ओलंपिक में 13 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, कितने देशों ने? 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, हॉकी मैचेस इन द ओलंपिक वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ एट, यानी कि ओलंपिक में हॉकी का मैच पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर कब आयोजित किए गए थे? एक एस्ट्रोटर्फ क्या होती है दोस्तों? आर्टिफिशियल पिच होती है, आर्टिफिशियल ग्राउंड होता है हॉकी का। नॉर्मली हॉकी के ग्रास के मैदान होते हैं, बट एक आर्टिफिशियल जो ग्राउंड तैयार किया जाता है नकली घास लगा करके, वो एस्ट्रोटर्फ कहलाती है, ठीक है। तो वो
किस ओलंपिक में पहली बार आयोजित किया गया था उसको हॉकी का मैच एस्ट्रोटर्फ पे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉस एंजलिस होगा, मॉन्ट्रियल होगा, मॉस्को होगा या फिर सियोल होगा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में जो ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड पर हॉकी का मैच कराया गया था, जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों। मॉन्ट्रियल का जो ओलंपिक था कब हुआ था? 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, हु कॉइन्ड द ओलंपिक मोटो? है ना, ओलंपिक आदर्श वाक्य को किसने गढ़ा था? रूसो ने, एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने या फिर हेनरी डिडॉन ने? क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी डिडॉन। ठीक है, हेनरी डिडॉन जो थे उन्होंने ही आदर्श वाक्य जो थे ओलंपिक के उसको गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने 50वां क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड फिजिकल एजुकेशन एज अ गोल्डन एज? किस देश ने स्वर्ण युग के रूप में शारीरिक शिक्षा का अनुभव किया था दोस्तों? तब एक गोल्डन एज कहा जाता था उस कंट्री को फिजिकल एजुकेशन का। रोम, जर्मनी, एंशिएंट ग्रीस या फिर यूएसए? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, एंशिएंट ग्रीस। प्राचीन ग्रीस जो था उसने ही स्वर्ण युग के रूप में शारीरिक शिक्षा का अनुभव किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, द एम ऑफ स्पार्टन एजुकेशन वॉज टू प्रोड्यूस? स्पार्टन शिक्षा का उद्देश्य उत्पादन करना था। क्या उत्पादन करना था? इंटेलेक्चुअल्स, गुड सिटीजन्स, वॉरियर्स या ऑल ऑफ दी अबव? बुद्धिजीवी, अच्छे नागरिक, योद्धा या उपरोक्त सभी के सभी? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वॉरियर्स। ठीक है, स्पार्टा का जो मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था वो था योद्धाओं को तैयार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, इलियड एंड ओडिसी वर ऑथर्ड बाय? इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखित थे दोस्तों? होमर, प्लेटो, सोक्रेट्स या फिर नन ऑफ दी अबव? ठीक है, होमर, प्लेटो या सुकरात या फिर इनमें से कोई नहीं। इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखित थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, होमर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, बॉडी ब्यूटीफुल वॉज द आइडियल ऑफ? बॉडी ब्यूटीफुल का आदर्श था, कहाँ का आदर्श था दोस्तों? बॉडी ब्यूटीफुल जो था ग्रीक्स का था, इंडियंस का था, रोमन्स का था या फिर इजिप्टियंस का था? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रीक्स। ठीक है, जो यूनानी थे वो बॉडी ब्यूटीफुल वहाँ का आदर्श था, अपनी बॉडी को बढ़िया शेप में रखना, फिट रखना, एकदम स्मार्ट रखना, है ना, किसी भी कंडीशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन्स इज़ इंक्लूडेड इन? है ना, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है जिसमें शामिल है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, ये मतलब कि ये जो बोला गया है ना, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया? WHO चार्टर, स्नेप्स चार्टर, HRD मिनिस्ट्री चार्टर के द्वारा या फिर यूनेस्को चार्टर के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में आपके पूछा गया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूनेस्को चार्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्स द ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों को बंद घोषित करता है, उनकी क्लोजिंग की घोषणा करता है? चेयरमैन ऑफ IOC, प्रेसिडेंट ऑफ IOC, सेक्रेटरी ऑफ IOC या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। 55वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वही आपके ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स?
है ना। इसमें सीक्वेंस में आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा कलर आता है, उसके बाद कौन सा आता है रिंग्स में, वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले आएगा आपका ब्लू येलो, ए 56 का ए, हाँ ठीक है, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड। पहले आएगा आपका ब्लू, फिर आएगा आपका येलो, फिर तीसरे नंबर पे ब्लैक, देन चौथे नंबर पे आपका ग्रीन और लास्ट में आपका रेड। आप देख सकते हैं एक के बाद एक ये सारे रिंग्स कनेक्टेड हैं कैसे, नंबर प्लेसिंग वाइज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स अवॉर्डेड? निम्नलिखित में से किसके लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी प्रदान की जाती है? शहर के लिए, देश के लिए, जिले के लिए, फिर राजधानी के लिए? टू द सिटी, टू द कंट्री, टू द डिस्ट्रिक्ट और टू द कैपिटल? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ये भी काफ़ी टाइम आपके कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एक शहर के लिए, ठीक है। हमेशा ओलंपिक जो होता है उसमें नॉमिनेट जो होता है वो होता है शहर का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स ग्राउंड इन स्पार्टा वर कॉल्ड? स्पार्टा की खेल का मैदान को कहा जाता था, स्पार्टा में जो प्ले ग्राउंड्स होते थे उनको क्या बोला जाता था दोस्तों? पैडोट्राइप्स बोला जाता था, है ना, क्रिप्टिया बोला जाता था, प्लेटनिस्टस बोला जाता था, या फिर रेडस कैलियम बोला जाता था? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्लेटनिस्टस, ठीक है, प्लेटनिस्टस बोला जाता था। जो स्पार्टा में खेल के मैदान थे उनको प्लेटनिस्टस बोला जाता था। इस सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट से जाके आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होते रहते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59, इन रोम ट्रेनिंग वॉज गिवन टू बॉयज़? रोम में लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वो कौन देता था? उनके पिता के द्वारा, उनकी माताओं के द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बाय देयर फादर्स, बाय देयर मदर्स, बाय देयर टीचर्स और नन ऑफ दी अबव? जल्दी से बताएंगे कि रोम में लड़कों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था वह किसके द्वारा दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बाय देयर फादर्स, ठीक है। उनके पिता के द्वारा लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, व्हाट वाज तक्षशिला इन एंशियंट टाइम्स फेमस फॉर? प्राचीन समय में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? ये भी काफ़ी टाइम आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बताएंगे। शाम की लड़ाई के लिए, घुड़सवारी के लिए, तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए, या फिर रथ दौड़ के लिए? क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर्चरी ट्रेनिंग, यानी कि तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए हमारा तक्षशिला जो इंस्टीट्यूट था वो फेमस था, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोनियोमीटर किसके मापन में प्रयोग में आता है? ठीक है, गोनियोमीटर जो है वो किसके मापन के प्रयोग में आता है? गोनियोमीटर यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ मांसपेशी संकुचन की तीव्रता, मांसपेशी के तंतुओं की क्षमता का पता लगाना, मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन का पता लगाना, या फिर जोड़ के पास दो अंगों के बीच का कोण को मापना। इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर्स टू डिटरमाइन मसल फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स नियर अ जॉइंट। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, बोथ ए एंड बी दोनों सही होंगे, या बोथ ए एंड सी, बोथ बी एंड सी, या फिर सी एंड डी, या ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है, चौथे नंबर, यानी बी एंड सी। हमारा जो बी एंड सी है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। जो गोनियोमीटर होता है वो आपके मांसपेशी तंतुओं की क्षमता का पता लगाने के लिए भी होता है, ठीक है, और साथ में मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन को पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। सी एंड डी होगा, मैंने यहाँ पर बी एंड सी आपको बता दिया है। ओके, इसको कट कर देते हैं, एक सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप,
सी एंड डी, ठीक है। टू डिटरमाइन द मसल फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स अ नियर अ जॉइंट, यानी कि मांसपेशियों की कार्य क्षमता व लचीलापन का पता लगाता है और साथ ही ये हमारे जोड़ के पास दो अंगों के कोण को भी डिटरमाइन करता है, उसका पता लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सी एंड डी दोनों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, शटल रन क्या मापता है? क्षमता, चपलता, रफ्तार, सहन शक्ति। व्हाट डज शटल रन मेजर? एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड और एंडोरेंस। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सेकंड का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी बोथ। ओके, यानी कि ये चपलता भी मापता है और रफ्तार भी मापता है, हमारी एजिलिटी और हमारी स्पीड, ये दोनों को मेज़र करता है शटल रन जो होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी बोथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, सिटअप्स का संबंध किससे है? पेट की मांसपेशियों की ताकत से, पेट की मांसपेशियों के फैलाव से, पेट की मांसपेशियों की सहन शक्ति से, पेट की मांसपेशियों के लचीलेपन से। सिटअप्स आर रिलेटेड टू by the strength of abdominal muscle, by stretching of the abdominal muscles, by abdominal muscles endurance, by the flexibility of the abdominal muscles। आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा थर्ड, ठीक है, बोथ ए एंड सी। ओके, पेट की मांसपेशियों की ताकत से भी इसका संबंध है और पेट की मांसपेशियों की सहन शक्ति से भी इसका संबंध होगा हमारा, ठीक है। बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड बाय एब्डोमिनल मसल एंडोरेंस, ठीक है। हमारी पेट की जो सहन शक्ति है उससे भी रिलेटेड है और मांसपेशियों की, पेट की जो मांसपेशियों की ताकत है उससे भी संबंधित सेटअप्स का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, पुलअप्स का संबंध किससे है? ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, अब आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन के पैटर्न अब चेंज हो रहे हैं, तो जहाँ तक कूट वाले क्वेश्चन आपको कोड वाले क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स में तो खासकर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पुलअप्स का संबंध किससे है? बाह की मांसपेशियों की ताकत से, कंधों की मांसपेशी की ताकत से, बाह की मांसपेशियों की सहनशीलता से या कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता से। पुलअप्स आर रिलेटेड टू बाय आर्म मसल स्ट्रेंथ, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर मसल्स, बाय आर्म मसल एंडोरेंस, बाय द एंडोरेंस ऑफ द शोल्डर मसल्स। आपके ऑप्शन है दोस्तों बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड डी, बोथ ए एंड डी आर ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। जो पुलअप्स का संबंध होता है वो हमारे मांसपेशियों की, बाह की मांसपेशियों की ताकत से भी होता है, कंधों की मांसपेशियों की ताकत से भी होता है, बाह की मांसपेशियों की सहनशीलता और कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता, इन चारों से होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लैट फुट मापने का यंत्र कौन सा होता है दोस्तों? पेडोगॉज, पेडोमीटर, पेडो आई या पेडोग्राफ। विच इज द फ्लैट फुट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? आपके ऑप्शन है दोस्तों बोथ ए एंड बी, बी एंड सी, बी एंड डी और सी एंड डी आर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, बोथ बी एंड सी, सॉरी बी एंड डी, ठीक है। बी एंड डी यानी पेडोमीटर भी बोलते हैं उसको और पेडोग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। पेडोग्राफ और पेडोमीटर दोनों ही क्या होते हैं? आपके फ्लैट फुट मापने के यंत्र होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, टीचीमीटर क्या मापने का यंत्र है दोस्तों? व्हाट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज टीचीमीटर? एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, सहन शक्ति, स्पीड, लचीलापन या ताकत। टीचीमीटर क्या मापने में काम आता है दोस्तों? जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओनली सी, ठीक है, यानी लचीलापन। टीचीमीटर जो होता है इन ऑप्शंस में से फ्लेक्सिबिलिटी मापने के काम में आता है दोस्तों, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मापने का एक यंत्र है हमारा, सॉरी लचीलापन नहीं, स्पीड, लचीलापन नहीं होगा, मिनट, ऑप्शन सी सही है, लचीलापन ही होगा, ठीक है। क्या होगा? लचीलापन, ठीक। आपका जो टीचीमीटर होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी मापने के ही काम में आता है, लचीलापन मापने के काम में आता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यही थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, एक्चुअली इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स आपके गलत होते हैं। होता क्या है कि आपने देखा यहाँ पर जैसे बी, आपको लगा कि बी सही है, और अब आपकी कॉपीज़ में या आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें इस तरीके के कोड्स दिए होते हैं। अक्सर हम यही गलत करके चले आते हैं। कोड्स में यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे ओनली सी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सी पे हमें लचीलेपन पे जाना था। तो इस तरीके से भी लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस कोड्स में मैक्सिमम आने लगे, खासकर ऑनलाइन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बट ऑफलाइन में भी आएंगे, ठीक है। तो टीची मीटर जो होता है वो आपके लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 7th क्वेश्चन है दोस्तों, हाथों की पकड़ की ताकत को मापने का यंत्र कौन सा है? विच इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ? डायनमोमीटर, मैनुओमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैनुओमीटर, ठीक है। हाथों की जो पकड़ की जो ताकत होती है, ग्रिप की जो स्ट्रेंथ मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है या एपैरेटस होता है वो आपका मैनुओमीटर होता है, ठीक है। आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा, उसको प्रेस करने का होता है, स्पोर्ट्स में आपने यूज़ किया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, डायनमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है ना। व्हाट इज मेजर्ड बाय डायनमोमीटर? कमर की ताकत, पैर की ताकत, हाथ की ताकत, मस्तिष्क की ताकत, वेस्ट स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, हैंड स्ट्रेंथ या ब्रेन पावर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन 4, ऑल 3, ए, बी एंड सी, ठीक है। मस्तिष्क की ताकत को छोड़कर ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। कमर की ताकत, पैर की ताकत, हाथ की ताकत, ये तीनों को ही आपका डायनमोमीटर मापता है, इनकी स्ट्रेंथ को मापता है, इनकी ताकत को मापता है डायनमोमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोमायोग्राफी का संबंध किससे है दोस्तों? इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज रिलेटेड टू मांसपेशियों के तंतुओं का वर्गीकरण करना, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना, मांसपेशियों की बनावट मापने का यंत्र, मांसपेशी के संकुचन मापने का यंत्र, क्लासीफाई मसल फाइबर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल टोन मेजरिंग डिवाइस और मसल कॉन्ट्रैक्शन मेजरिंग डिवाइस। जल्दी से बताएंगे इलेक्ट्रोमायोग्राफी किससे संबंधित है दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा 9th का? वो होगा सेकंड वाला सही होगा आपका, ठीक है, ओनली बी, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होगा? ओनली बी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल। ओके, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाता है क्या? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो उसकी एक्टिविटी की जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है ना मसल्स की हमारी, वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी पता लगाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी तकनीक का संबंध किससे है दोस्तों? मांसपेशी के तंतुओं का वर्गीकरण करता है, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना, मांसपेशियों की बनावट मापने का यंत्र, मांसपेशी के संकुचन मापने का यंत्र। बायोप्सी टेक्निक्स इज रिलेटेड टू क्लासीफाई मसल फाइबर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल टोन मेजरिंग डिवाइस, मसल कॉन्ट्रैक्शन मेजरिंग डिवाइस। जल्दी से बताएंगे, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, ओनली ए। ओके, मांसपेशी तंतुओं का वर्गीकरण करता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको क्लासीफाई करने का काम करता है, ठीक है, उनको डिवाइड करने का काम करता है, वर्गीकृत करता है, बायोप्सी टेक्निक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनेमेटोग्राफी से किसका अध्ययन किया जाता है? सिनेमेटोग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, जेवलिन डिस्टेंस, स्किलफुल एक्शन ऑफ द प्लेयर ऑफ आई साइट। क्रिकेट की गेंद की रफ्तार का अध्ययन करता है, जेवलिन की दूरी का अध्ययन करता है, खिलाड़ी की कौशल युक्त क्रिया का अध्ययन करता है, या फिर आंखों की दृष्टि का अध्ययन करता है। फटाक से बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सिनेमेटोग्राफी किसका अध्ययन करता है दोस्तों? 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी की कौशल युक्त जो क्रिया होती है उसका अध्ययन करता है, स्किलफुल एक्शन ऑफ द प्लेयर। सिनेमेटोग्राफी होती है जो खिलाड़ी की जो जिसमें आपकी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं प्लेयर्स की, है ना, उनके
एक्शन को मेज़र करने का काम करता है सिनेमेटोग्राफी। उनको देख करके उनमें क्या खामियां हैं या किस एंगल से किस डायरेक्शन से उसने शॉट लगाया, उस स्किल को प्ले किया, ये सारी चीज़ें उससे बाद में हम देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के उपकरण में हवा का दाब मापता है। ठीक है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिनके अंदर हवा भरी जाती है, उनका दाब कौन मापता है? एयर प्रेशर इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज मेजर्ड बाय विंड गॉज, प्रेशर गॉज, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेशर गॉज। ओके, प्रेशर गॉज ही वो एपरेटस है जिससे हम खेलों में यूज़ होने वाले उपकरण या जितनी भी बॉल्स वगैरह यूज़ होती है जिनमें हवा भरी जाती है, वो प्रेशर गॉज के तहत उसको मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड यूज टू मेजर, हड्डी के तिरछेपन को मापता है, मानव शरीर की लंबाई मापते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई मापते हैं, हड्डियों की मोटाई को मापते हैं। मेजर द कर्वेचर ऑफ द बोन, मेजर द लेंथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मेजर द थिकनेस ऑफ बोन्स। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों। 13वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा इसमें? चौथा वाला। ठीक है, ओनली सी। ओके, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा, मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, उनकी लंबाई मापने का काम जो होता है वो एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा? एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड के द्वारा हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स, विभिन्न अंगों की लंबाई को, लेंथ को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैजिक आई क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संभावना है। आंखों की दृष्टि मापने का यंत्र, जेवलिन की दूरी मापने का यंत्र, हवा का वेग मापने का यंत्र, उपरोक्त सभी। व्हाट इज मैजिक आई? यूज फॉर मेजरिंग आई विजन, जेवलिन डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जेवलिन डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ये जेवलिन की दूरी मापने का यंत्र होता है दोस्तों। क्या? मैजिक आई के द्वारा जेवलिन की डिस्टेंस मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापा जाता है। 12 मिनट्स रन वॉक इज मेजर्ड बाय सहनशीलता, गति, शक्ति, लचीलापन, एंड्योरेंस, स्पीड, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी। 12 मिनट्स रन वॉक से क्या मेज़र किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एंड्योरेंस। हमारी सहनशीलता या हमारी सहन शक्ति को 12 मिनट रन वॉक से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण एवं मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। इन फिजिकल एजुकेशन एंड इन स्पोर्ट्स इट इज़ नोन थ्रू टेस्ट एंड मेजरमेंट। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव, भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्टेटस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द फ्यूचर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव और भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की क्या स्थिति है, ये दोनों ही टेस्ट एंड मेजरमेंट द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बैच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैच इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट टेकन फॉर कॉलेज यूथ? 40 इंचेस, 50 इंचेस, 20 इंचेस और 70 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 इंचेस। ठीक है, 20 इंच। ठीक है, जो कॉलेज में युवकों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लिया जाता है उसमें बैच की जो ऊंचाई होती है 20 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है दोस्तों? लचीलापन, शक्ति, फुर्ती या सहनशीलता। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, क्विकनेस, एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एंड्योरेंस। ठीक है, हमारी सहनशीलता या सहन शक्ति को मापने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है।
19 क्वेश्चन है दोस्तों, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लचीलापन, सहन शक्ति, फुर्ती या फिर ताकत? व्हाट इज द केबल टेंशन टेस्ट यूज टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, क्विकनेस, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ। हमारी ताकत को मापने के लिए केबल टेंशन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों, क्रॉस वेबर टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैक्रोसाइकिल, न्यूनतम मांसपेशी ताकत, रक्त मापने में या फिर दौड़ने का? व्हाट इज क्रॉस वेबर टेस्ट यूज फॉर? मैक्रोसाइकिल, द मिनिमम मसल स्ट्रेंथ, द मेजरिंग ब्लड फॉर रनिंग? क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिनिमम मसल स्ट्रेंथ। ओके, मिनिमम मसल स्ट्रेंथ मापने के लिए, न्यूनतम मांसपेशी ताकत मापने के लिए हम क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं? है ना, परिणाम, वैधता, विश्वसनीयता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सीमा, वैधता, परिणाम या इनमें से कोई? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेस्ट? रिजल्ट्स, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लिमिट, वैलिडिटी, कंसीक्वेंस और नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 21 का इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ओके, ये क्या है? ये परीक्षण के सोपान होते हैं, स्टेप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया दोस्तों? जॉर्ज एफ ब्रैडी 1945, एलिजाबेथ लैंड 1845, नाओमी रसल 1935, वर्नॉन 1835। ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट मेड बाई, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज एफ ब्रैडी 1945। ठीक है, जॉर्ज एफ ब्रैडी ने वॉलीबॉल टेस्ट, ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट बनाया था सन 1945 में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जॉनसन सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया था? मैकडोनल्ड 1953, कूपर 1973, जोसेफ आर जॉनसन 1963, हर्बन्स 1963। जॉनसन सॉकर टेस्ट, हु एंड व्हेन इट वाज मेड? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जोसेफ आर जॉनसन 1963 में इन्होंने जॉनसन सॉकर टेस्ट बनाया था दोस्तों। ठीक है, हर्बन्स आएगा तो ये हॉकी से रिलेटेड होते हैं आपके टेस्ट, मैकडोनल्ड्स ये आपके सॉकर से रिलेटेड, ये भी मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट एक होता है, फुटबॉल से रिलेटेड होगा, है ना। ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आपके सामने, कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जैविक स्वच्छता के दृष्टिकोण से स्वच्छता का वास्तविक तात्पर्य किस की स्वच्छता के संबंध में है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनिक हाइजीन, व्हाट डज हाइजीन रियली मीन इन रिलेशन टू हाइजीन? हाथ पैर, जीव पूर्ण रूप से, विसेरल अंग, शरीर के विभिन्न प्रणाली, हैंड फूट, क्रिएचर फुली, वेस्ट्रल ऑर्गन्स और वेरियस बॉडी सिस्टम्स। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? जैविक स्वच्छता के दृष्टिकोण से स्वच्छता का जो वास्तविक तात्पर्य है, आखिर वो किसकी स्वच्छता से संबंध रखता है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शरीर के विभिन्न अंग प्रणालियों से। ठीक है, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, जब तक ये ठीक तरीके से स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे ना, तो वही जैविक स्वच्छता का दृष्टिकोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई देने वाली वृद्धि है? अधिकतम हृदय गति, विश्राम में नाड़ी दर, अधिकतम हृदय गति का निर्गम, विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप या बाह्य प्रतिरोध? द मोस्ट विजिबल इंक्रीज in physical changes in the aging process is maximum heart rate, pulse rate in relaxation, maximal cardiac output, systolic blood pressure at rest और external resistance। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2, 4 और 5 दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा? पल्स रेट रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस्ट होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अधिकतम विश्राम में नाड़ी दर हो जाएगा, विश्राम में सिस्टोलिक
रक्तचाप और बाह्य प्रतिरोध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है दोस्तों, बालकों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? सॉलिड ऑपरेशनल, सेंसरी मसल, फॉर्मल ऑपरेशनल और प्रिपरेटरी। ठोस प्रचालनात्मक, संवेदी पेशी, औपचारिक प्रचालनात्मक और तैयारी संबंधी। बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उनका सही क्रम बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 4 1 3। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आएगा पेशी, दूसरे नंबर पे आपका आएगा तैयारी संबंधी, तीसरे नंबर पे आपका आएगा ठोस प्रचलनात्मक और चौथे नंबर पे आएगा आपका औपचारिक प्रचलनात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो पियाजेट्स 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेजेस थे आपका, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो 0 से 2 साल के बीच में होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो चाइल्ड इंटरेक्ट्स विथ एनवायरनमेंट बाय मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो उसको बच्चों को जो रोकने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ना, चाइल्ड उन्हीं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आप मना करो वही चीज़ें वो करने लग जाते हैं ना। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है। प्री ऑपरेशनल में आपका 2 to 4 ईयर भी होता है और 4 to 7 ईयर होता है। 2 से 4 साल जो होता है प्री कंसेप्चुअल होता है और 4 से 7 साल वाला इंटल्टिव होता है। ठीक है, थिंकिंग डोमिनेटेड बाय परसेप्शन but child becomes more and more capable of symbolic functioning. Language development occurs. Child is still unduly influenced by own perception of environment. Okay. नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट कंक्रीट ऑपरेशंस और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन में 7 से 11 या 12 साल के बच्चे होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन में 11 से 12 के ऊपर के बच्चे होते हैं। ठीक है, 7 से 12 साल के जो कंक्रीट ऑपरेशन होते हैं उसमें लॉजिक्स देने लग जाते हैं बच्चे। ठीक है, अपने जो भी वो अपना रियल लाइफ में सीन करते हैं देखते हैं उनके प्रति वो लॉजिक्स क्रिएट करने लग जाते हैं। और 11 से 12 साल के ऊपर है इंडिविजुअल कैन थिंक लॉजिकली अबाउट पोटेंशियल इवेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। नए नए आइडियाज़ देने लग जाते हैं, लॉजिक क्रिएट करने लग जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति प्रतिस्पर्धा खेलकूद में अच्छा होता है, अनेक संचालन प्रकारों में दक्षता और कुछ संचालन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है, शारीरिक सक्षमता में बहुत अच्छा होता है, बेहतर शारीरिक निपुणता, नेतृत्व और नैतिक गुण मूल्य होता है। अ फिजिकली एजुकेटेड पर्सन, अ गुड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, गुड एट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन मैनी मूवमेंट टाइप्स ऑफ प्रोफिशिएंसी इन सम मूवमेंट टाइप्स, is very good in physical ability, has superior physical skills, leadership qualities and more values। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफिशिएंसी इन मैनी मूवमेंट टाइप्स एंड प्रोफिशिएंसी इन सब मूवमेंट टाइप्स। यानी कि अनेक संचालन प्रकारों में दक्षता और कुछ संचालन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है एक शारीरिक रूप से फिट, एक फिजिकली फिट जो बंदा होता है। ठीक है, या फिजिकली एजुकेटेड जो पर्सन होता है, शिक्षित होता है फिजिकली रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट्स द बॉडी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? वो आपके शरीर का गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बहुत से पॉइंट्स आपके दे रखे हैं दोस्तों, जैसे आपके जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो जैसे विटामिन ए है, डी है, के, ई, बी कॉम्प्लेक्स और सी है। विटामिन ए की बात करें तो ओरल एपिथेलियम से बनता है, इन्हांस इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वाउंड हीलिंग, जो भी आपके घाव वगैरह होते हैं उसको भरने का काम करता है विटामिन ए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एट्रोफिक चेंजेस, एमिलोब्लास्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेलिवरी एक्नी और एविलर प्रोसेस सपोर्ट। विटामिन के की बात करें तो ये प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, इनक्यूब्ड मिक्सचर्स ऑफ सेलिवा एंड ग्लूकोज। ठीक है, वहीं ई की बात करें तो ये आपका चेंजेस इन मसल्स, चेंजेस इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस के लिए जाना जाता है, मसल्स में भी चेंजेस के लिए जाना जाता है।
ठीक है। विटामिन बी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल से आपके नए सेल बनाने में मदद करता है, ठीक है। ऐसे इसके जो भी इसके पॉइंट्स दिए इंपॉर्टेंट, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा, आप आराम से इजीली इसको पढ़ के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ आपके जो मिनरल्स भी होते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे कॉन्फैक्टर्स फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम्स की बात करें तो मैग्नीशियम करता है ना। कैल्शियम की बात करें तो वो आपका फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ इनको बनाने का काम करता है। ऐसे ही जिंक की बात करें तो बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड हील वाउंड्स, ये भी आपके घाव को भरने में मदद करता है। ऐसे ही आयोडीन की बात करें, प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको आराम से आप पीडीएफ में क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, लचक को क्यों पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? वाई इज फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ अफर्मेटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स? वार्म अप गतिविधियों के दौरान दूसरों को प्रभावित करने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों के खिंचाव से बचने के लिए, भारी वजन उठाने में सक्षम होने के लिए, या फिर संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू अवॉइड मसल स्ट्रेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है? Which of the following is the safest and most appropriate way to lose weight? Use diet pills, eating sensibly, exercising adequately, get abdominal surgery और टू फास्ट? डाइट गोलियों का उपयोग करना, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना, पेट की सर्जरी करवाना, या फिर अनशन करना? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना, ईटिंग सेंसिबली एंड एक्सरसाइजिंग एडिक्वेटली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, हृदय वाहिनी सहन क्षमता पुष्टि एक स्वस्थ संतुलित जीवन शैली का एक घटक है। निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता का सबसे सही वर्णन करता है? समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता, समय की एक छोटी अवधि के लिए मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता है, बल की वह मात्रा जो एक प्रतिरोध के खिलाफ मांसपेशी डाल सकता है, शरीर के मूवमेंट को जल्दी से बदलने की क्षमता। कार्डियोवास्कुलर इज ए कंपोनेंट ऑफ एंडोरेंस, affirmation and a healthy balanced lifestyle. Which of the following best describes cardiovascular endurance? The ability of our heart and lungs to complete exercise over a long period of time, has the ability to use muscles for a short period of time, the amount of force that can exert muscle against resistance, or ability to change body movement quickly? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आवर हार्ट एंड लंग्स टू कंप्लीट एक्सरसाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता जो होती है वही आपका कार्डियोवास्कुलर कंपोनेंट ऑफ एंडोरेंस की हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हेल्थ ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रीटमेंट और डिजीज कंट्रोल? जल्दी बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन। इलाज या रोग को नियंत्रण के लिए सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य जो होना चाहिए वो प्रिवेंशन, रोकथाम यानी कि बचाव होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं का वर्ग क्या है? व्हाट इज द क्लास ऑफ ड्यूरिंग कॉमनली यूज्ड बाय एथलीट्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रमोट मसल्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चारों ऑप्शंस आपके सामने। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वही मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता को के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी
या हृदय की मांसपेशी में रक्त प्लाक के कारण ब्लॉक हो जाता है, या ब्लॉक किसके कारण होता है दोस्तों? हार्ट डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट मसल्स गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू प्लक, विच ब्लॉक इज कॉज्ड बाय रेनिन, कोलेस्ट्रॉल, टाइलिन और पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ही ब्लॉक होता है आपके हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, नीचे दिए गए सामान्य कथनों में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के लक्षण बतलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स अस सिम्टम्स ऑफ वुमेन्स हेल्थ स्टेटस? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन कम बीमार होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं, या फिर महिलाएं कम समय तक जीवित रहती हैं साथ ही कम बीमार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन बट आर मोर लाई, यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित तो रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। हम जैसे जैसे जिंदगी का सामना करते हैं, यह हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। यह किस रूप में जाना जाता है? इट इन्वॉल्व्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग एज वी फेस लाइफ। It affects our thinking, feeling, action. What is it known as? Social health, physical health, spiritual health और mental health। सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती हैं, गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े खतरे में डालती है? वुमेन हु यूज अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क द फेटस इन द वॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क? डायबिटीज, अब्जॉर्प्शन, अबॉर्शन, गैस्ट्रियोएंट्राइटिस और हर्पिस सिम्प्लेक्स। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गर्भपात। ठीक है, अबॉर्शन की स्थिति बन जाती है ज़्यादा शराब के सेवन अगर करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैरियोटिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है? डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तचाप या फिर पीठ दर्द। बैरियोटिक सर्जरी इज़ नेसेसरी टू क्योर विच कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़? डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोटापा। ठीक है, ओबेसिटी या मोटापे से भी ऊपर आप आ जाओ, स्थूलता बोलते हैं उसको। ठीक है, ओबेसिटी जो होती है उसको सही करने के लिए बैरियोटिक सर्जरी की जाती है। ठीक है, पेट के पास की आपकी मांसपेशियों को काट के निकाल दिया जाता है, जो चर्बी होती, सॉरी मांसपेशी बोले, जो चर्बी होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम? हेल्थ ट्रेनिंग, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ओके, स्वास्थ्य प्रशिक्षण जो होता है, यानी कि हेल्थ ट्रेनिंग जो होती है, वो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग नहीं होता। बाकी स्कूल के अंदर आपको हेल्थ के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही हेल्थ इंस्पेक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, जे.ई. पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए हैं? ठीक है, चारों ऑप्शन है, 4 में से 3 सुझाए हैं, 1 नहीं सुझाए, वही हमें बताना है। जे.ई. पार्क डिड नॉट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हेल्थ एप्टीट्यूड को छोड़ के बाकी तीनों ही चीज़ें आपकी जे.ई. पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के एम दिए हैं।
ठीक है, उद्देश्य बताए हैं, लेकिन डिज़ायरेबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल हेल्थ एप्टीट्यूड को नहीं दर्शाया, नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? द मेन रीजन फॉर टायर्डनेस ड्यूरिंग वेरी हार्ड एक्सरसाइज इज ग्लाइकोजन रिलीज्ड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन डेप्थ और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टिक एसिड का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या होता है, थकान का वही कारण बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का भाग नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड एफिशिएंसी? बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिक्रिया टाइम। रिएक्शन टाइम जो होता है वह स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का भाग नहीं माना जाता। बाकी आपका मसल स्ट्रेंथ हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, ये आपके एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का मुख्य घटक है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशी शक्ति या लचीलापन। हेल्थ इज द की कंपोनेंट ऑफ एफिशिएंसी, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो होता है वो आपका की कंपोनेंट है एफिशिएंसी का। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का प्रमुख घटक माना जाता है आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। है तो ये चारों ही, लेकिन इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? कैरियर संबंधी परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई या रोग का उपचार। कैरियर काउंसलिंग, हेल्थ रिकॉर्ड कीपिंग, क्लीनलीनेस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैरियर काउंसलिंग या कैरियर संबंधी परामर्श आपका स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ही चीज़ें, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई और रोगों का उपचार, ये आपके हेल्थ प्रोग्राम स्कूल के अंदर चलाए जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज कितनी होती है? द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 50 to 75%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तें शामिल हैं। उपयुक्त आहार, व्यक्तिगत और घरेलू साफ सफाई, व्यायाम और आराम, उपरोक्त सभी। द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड सुटेबल डाइट, पर्सनल हाउस एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग, एक्सरसाइज एंड रेस्ट और ऑल ऑफ दी अबव। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे ही सही होंगे दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लीवर, ब्रेन, हार्ट और किडनी। यकृत, मस्तिष्क, हृदय और गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। ये आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये हमारा लीवर होता है यहाँ पर। ठीक है, राइट साइड पे प्लेस्ड होता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? प्रतिक्रिया, योग्यता, फुर्ती, तीव्रता और पेशी सहन शक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट? रेस्पॉन्सिवनेस, क्विक, द इंटेंसिटी और मस्कुलर एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पेशी सहन शक्ति, मस्कुलर एंडोरेंस जो होता है वो आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता? व्हाट डेफिशिएंसी डज अ यंग चाइल्ड लैक इन साइकिलिंग? परिपक्वता, अपरिपक्वता, कम प्रोटीन और कम वसा। मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, लीन प्रोटीन और लो फैट। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, परिपक्वता। ठीक है, मैच्योरिटी, जब एक छोटे बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती है ना, तो वह
ठीक से साइकिल नहीं चला पाता। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपरिपक्वता के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ढंग से आप समझेंगे तो आपको आंसर क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिपक्वता की कमी की वजह से ही एक छोटा बच्चा साइकिल ढंग से नहीं चला पाता। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है तो वो परिपक्व होता चला जाता है। ठीक है, तो वो ठीक से चलाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है? प्राचीन से आधुनिक, प्रारंभिक से हाल ही का, स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक या जानकारी से अनभिज्ञता। वेयर टू स्टार्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एंशियंट टू मॉडर्न, अर्ली टू रिसेंट, वॉलंटरी टू नॉन वॉलंटरी और इन्फॉर्मेशन टू इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जानकारी से अनभिज्ञता, इन्फॉर्मेशन टू इग्नोरेंस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? जननिक, जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक। व्हाट डज हेल्थ प्राइमरी डिपेंड्स ऑन? जेनाइटल, ऑर्गेनिक, कल्चरल और सोशल। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जनरली हमारा जो हेल्थ होता है वो सोशल पर डिपेंड करता है, यानी समाज पे, सामाजिक गतिविधियों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा अधिकारी, नर्सों द्वारा, शारीरिक शिक्षा टीचर द्वारा, कंपाउंडर द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड इन स्कूल? मेडिकल ऑफिसर, बाय नर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर और कंपाउंडर। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है प्रदूषित रहित पर्यावरण, पौष्टिक आहार, अच्छी जीवन दिनचर्या और तनाव रहित जीवन। द मेन फैक्टर्स ऑफ गुड हेल्थ आर कंसीडर्ड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, गुड लाइफ रूटीन और स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुड लाइफ रूटीन। अच्छी जीवन दिनचर्या जो होती है वो आपके अच्छे स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, शारीरिक बनावट एक महत्वपूर्ण अंश होता है मोटर सक्षमता का, स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता का, प्रदर्शन संबंधित सक्षमता का या खेल सक्षमता का। बॉडी कंपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोटर कंपोनेंट्स, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड, एफिशिएंसी और स्पोर्ट्स एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। शारीरिक बनावट जो एक महत्वपूर्ण अंश होती है हमारी, वो स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता का होता है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है, हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी, मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता से, शारीरिक प्रक्रिया की कार्यक्षमता से, शारीरिक विकार एवं रोग से मुक्ति से, शरीर और मन की स्वस्थता से। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन ऑर्गन अफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मोटापे का कारण क्या है? व्हाट कॉजेस ओबेसिटी? विटामिन की कमी, खनिज की कमी, अत्यधिक कैलोरी ग्रहण या उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी, एक्सेसिव कैलोरी ट्रेक, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेसिव कैलोरी इनटेक। जब हम अत्यधिक कैलोरी को ग्रहण करते हैं तो वह ओबेसिटी यानी कि स्थूलता या मोटापे का कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है? उत्तेजक, शराब, कार्बोहाइड्रेट और पैरासीटामोल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीज आवर फिजिकल एफिशिएंसी? स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, उत्तेजक होते हैं, वो हमारे फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छता के 5 घटक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। 2 दिए हैं, 3 आपको यहाँ से बताने हैं दोस्तों। 5 कंपोनेंट्स ऑफ हाइजीन आर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। 3 आपको क्लियर करने। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आध्यात्मिक, सामाजिक व स्वस्थ वातावरण। ठीक है, पहला फिजिकल हेल्थ होगा, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा स्पिरिचुअल, सोशल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। यही आपके 5 कंपोनेंट्स हैं हाइजीन और फिजिकल हाइजीन के, ठीक है, स्वच्छता के।
क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना जरूरी है? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। इन ऑर्डर टू कीप ऑन सेल्फ हेल्दी, हाउ मच टाइम इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू एक्सरसाइज लास्ट एटलीस्ट डेली? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट डेली व्यायाम करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित स्वास्थ्य संकल्पना में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है, यानी कि लेटेस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंसेप्ट इज द लेटेस्ट? जैव चिकित्सा संकल्पना, मानसिक सामाजिक संकल्पना, धार्मिक संकल्पना और पारिस्थितिकी संकल्पना। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, मेंटल सोशल कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो है हमारी धार्मिक संकल्पना जो है स्वास्थ्य संकल्पना में से नवीनतम संकल्पना में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है? हल्का, भारी, मध्यम या नियमित? What type of exercise are necessary for good health? Light, heavy, medium type और regular? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नियमित व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दोस्तों, फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अभिरुचि, आचार व्यवहार, दिनचर्या या जीवन शैली? What is important to say fit and healthy? इंटरेस्ट, बिहेवियर, रूटीन और लाइफस्टाइल? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हमारी जीवन शैली, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो फिट और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है समुदाय की, व्यक्ति विशेष की, राज्य की या माता पिता की? Is health primarily is responsibility our community, individuals of the state of parents? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्यक्ति विशेष की ही जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन क्यों जरूरी है? अंग विन्यास, विकृतियां, विकास, तुरंत उपचार, अच्छी आदत? वाई इज गुड फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ? लिम्ब डिफॉर्मिटीज, डेवलपमेंट, क्विक रिप्लाई और गुड हैबिट? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अच्छा भोजन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, निम्नलिखित में से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? व्यायाम और आराम, आहार और पोषण, स्वच्छता और आदतें और उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ? एक्सरसाइज एंड रेस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड हैबिट्स, ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम लाभ नहीं है? वसा को घटाना, रक्तचाप को बढ़ाना, चोट रोगों से मुक्ति? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सरसाइज बेनिफिट? फैट रिडक्शन, मेंटेन ब्लड प्रेशर, इंजरी, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चोट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से असुविधा या कम हुई क्षमता को कहते हैं? जकड़, शोष, थकान या थकावट? डिस्कम्फर्ट और डिक्रीज कैपेसिटी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेस एक्सरसाइज इज कॉल्ड ग्रिप, डिप्रेशन, फटीग और एग्जॉशन? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, थकान। ठीक है, फटीग। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, 24 से 48 घंटे में तीव्र गति से भार कम होना किस कारण से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द रीजन फॉर द रैपिड वेट लॉस 24 to 48 आवर्स? हेपेटाइटिस लॉस, पानी की कमी, कठिन परिश्रम, उपवास? हेपेटाइटिस लॉस, इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर, हार्ड लेबर, द फास्ट? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनएफिशिएंसी ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण जल्दी से वेट घटता है 24 से 48 घंटे के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, फिटनेस क्या है? किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता, धनी, स्वास्थ्य या छरहरा बदन? व्हाट इज फिटनेस? कैपेसिटी ऑफ वंस इनर्स पावर, द रिच हेल्थ, स्लेंडर फिगर? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता जो होती है, द कैपेसिटी ऑफ वंस इनर्स पावर, वो आपकी फिटनेस कहलाती है। ओके, काइफोसिस की बात होगी यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए आप किस सरलतम व्यायाम को सुझाव दे सकते हैं? दौड़ना, सोना, फेंकना, तैरना?
व्हाट सिंपलेस्ट एक्सरसाइज कैन यू सजेस्ट फॉर काइफोसिस एंड अदर बैक डिफेक्ट्स, रनिंग, स्लीपिंग, थ्रोइंग और स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्विमिंग। ठीक है, तैराकी के जरिए हम काइफोसिस के दोषों को दूर कर सकते हैं। काइफोसिस में अगर आप देखेंगे तो हमारी ये रीढ़ की हड्डी नॉर्मली ऐसी होती है, काइफोसिस में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वक्र टाइप का बन जाता है। ठीक है, कुबड़ बोलते हैं जिसको हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 48। से पहले फटाफट से जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस पूरी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन है VO2 max कैन बी इम्प्रूव्ड। VO2 max में सुधार लाया जा सकता है व्यायाम के द्वारा, आराम के द्वारा, विश्वास द्वारा, प्रतीक्षा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाय एक्सरसाइज, बाय रिलैक्सिंग, बाय फेथ और बाय वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्यायाम के द्वारा। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, VO2 है ना, V मीन्स वॉल्यूम यानी कि आयतन, ऑक्सीजन, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी तो किसके द्वारा होगा? वो ऑक्सीजन के द्वारा ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने दोस्तों। 49 क्वेश्चन है, मालिश क्या है? व्यायाम, आदत, शौक, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल। व्हाट इज मसाज? एक्सरसाइज, हैबिट, हॉबी, साइंटिफिक आर्ट एंड हैंड स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का दोस्तों, क्या है? वयस्क मनुष्य की नब्ज दर का रेंज यह है, द रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 80 to 90, 70 to 80, 60 to 80 और 60 to 100। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 70 to 80। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो भी इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।